नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अर्थक्वेक। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैटिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और आशा करते हैं कि इस टॉपिक में कुछ भी आपका बचेगा नहीं। सब कुछ आप अच्छे से सीखेंगे, क्या होता है, क्या क्या इसकी स्थिति है, और इसके बारे में जितना कुछ है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो एडवांस हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। यहाँ मैप पे हम बोर्ड पे हम कुछ लिखे हैं, और इसके अलावा जो भी बताने लायक थ्योरेटिकल होगा, जो चूंकि हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए जो कुछ इस पे आ पाया हमने इस पे मेंशन किया हुआ है। बाकी जो कुछ बच जाएगा उसको हम थ्योरी के माध्यम से आपको बीच बीच में बताते समझाते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इत्मीनान से धैर्यपूर्वक अच्छे से सुनिए, देखिए और पढ़िए, ठीक है। और इसका एक लेक्चर मैप का आएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं ज्योग्राफी बिना मैप के तो चलती नहीं। तो इसलिए अभी थ्योरी और स्टैटिक हम आपको बता दे रहे हैं, और इसमें एक मैपिंग की क्लास इसके जस्ट बाद मैपिंग की क्लास हम कराएंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, और एक क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। स्टैटिक टू एडवांस लेवल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूकंप आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो भूकंप आखिर है क्या। तो साथियों, पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण, क्या पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण भूपटल पर जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। क्या भूकंप कहते हैं, मतलब पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण भूपटल पर उत्पन्न होने वाली कंपन को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूकंप में पृथ्वी के अंदर होता है फोकस, जिसको हम भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मूल। और पृथ्वी पर भूकंप मूल क्या होता है, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर जहां पे ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है, या हम फोकस कहते हैं। और उसी सापेक्ष में भूपटल पर उसी बिंदु के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर भूकंप केंद्र होता है, जिसको हम अधिकेंद्र भी कहते हैं। क्या, अधिकेंद्र या ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। पृथ्वी पर मतलब भूपटल पर ईपी सेंटर होता है भूकंप का, और पृथ्वी के अंदर होता है भूकंप मूल, ठीक है ना। अब बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया। तो वो रीड महोदय थे, उन्होंने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया। ये बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेता है, आप पीसीएस की दे, आरओ की दे, उसमें भी डायरेक्ट ये सिद्धांत पूछ लेता है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था और ये किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित है। और इस सिद्धांत को किसने दिया, तो एक रीड महोदय थे, उन्होंने दिया था। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे साथियों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भूगार्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। भूगार्भिक तरंगों में क्या होता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो कंपन उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनको हम भूगार्भिक तरंगे कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है पी तरंगे, एक होती है यस तरंगे। पी तरंगों को प्राइमरी वेव्स या फिर प्राथमिक तरंगे कहते हैं। यस वेव्स जो होती हैं उनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है या द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। अब बात करते हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे जो होती हैं वो भूगर्भिक तरंगों के संबंध में ही पृथ्वी के भूपटल पर, मतलब पृथ्वी की, इसको सतही तरंगे भी बोलते हैं, धरातलीय तरंगे या सतही तरंगे। इसमें आती है आपकी यल वेव्स, मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उत्पन्न होती हैं वो तो पी और यस है। यल वेव्स जो होती हैं जो सतह पर आती हैं, ठीक है ना, उनको हम यल वेव्स कहते हैं और इनको सतही तरंगे कहते हैं। और यही सबसे विनाशकारी होती हैं, सबसे विनाशकारी तरंगों में यल वेव्स होती हैं। अभी हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, यहाँ हमने लिखा भी है कुछ। अब बात करते हैं समभूकंपी रेखा क्या होती है। तो समभूकंपी रेखा होती है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समभूकंपी रेखा होती है, ठीक है ना। ये सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ही गौर से, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक आप लोग सुनिएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो समभूकंपी रेखा क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर मतलब भूपटल पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, समभूकंपी रेखा,
ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पता कैसे चले कि भूकंप किसी विशेष क्षेत्र में आने वाला है, इसका अनुमान कैसे लगाते हैं हमारे वैज्ञानिक। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, रेडान है, ठीक है ना। ये सब गैसें पृथ्वी की वायुमंडल में होती हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वातावरण में रेडान गैस की उत्पत्ति में वृद्धि देखी जाती है, मतलब रेडान गैस में वृद्धि दर्ज की जाए, तो इससे पता चलता है कि उस विशेष क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। मतलब भूकंप आने का संकेत कौन गैस देती है, तो वो है रेडान गैस। हमारे जितने भी भाई बहन छोटे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो जीडी हुआ, कांस्टेबल हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, टेट सीटेट हुआ, इन सब में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भूकंप आने का संकेत क्या होता है, कौन सी गैस देती है उसका संकेत। तो रेडान गैस में की मात्रा में वृद्धि होती है उस विशेष क्षेत्र में जहां पे भूकंप आने का संकेत होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिस्मोग्राफ क्या है। तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का अध्ययन सिस्मोग्राफ कहलाता है। बात करते हैं तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है रिक्टर स्केल, क्या रिक्टर स्केल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आता है जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो है मार्केली स्केल। ये थोड़ा कम वैज्ञानिक माना जाता है। इसकी खोज जी मार्केली ने किया था, ये भी एक स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल में क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं, तो मार्केली स्केल इसकी खोज जी मार्केली ने किया था। यह गुणात्मक स्केल है और इसमें 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। दूसरा, हम रिक्टर स्केल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो यह भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ठीक है ना। इसकी खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स रिक्टर ने की थी, ठीक है। और यह एक मात्रात्मक स्केल है, क्या मात्रात्मक स्केल है। जबकि आप देखिए मार्केली स्केल एक गुणात्मक स्केल है, लेकिन रिक्टर स्केल एक मात्रात्मक स्केल है, ठीक है ना। इसमें 0 से 10 तक की संख्याएं लिखी होती हैं, कितनी, 0 से 10 तक, और इसमें देखिए 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। दोनों का कंपैरिजन आप कर लीजिए, ठीक है। ये रहा रिक्टर स्केल। ज्यादातर जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ज्यादातर उपयोग रिक्टर स्केल का ही होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन वेव्स के बारे में, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे क्या है, धरातलीय तरंगे क्या है, अभी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं पी और एस वेव, एल वेव, ये सब होती क्या है। देखिए पी वेव हमने कहा कि प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है। इनकी चाल सबसे अधिक होती है, ध्यान से सुनिएगा, इनकी चाल सबसे अधिक होती है, इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इनके संचरण का माध्यम बहुत बार पूछता है, ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके संचरण माध्यम क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। मतलब भूगर्भिक तरंगों में पी और एस आती हैं। ये हमने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो अंदर की स्थिति होती है उसमें हलचल पैदा करती है। तो पी वेव्स जो होती हैं वो पृथ्वी में, आपको पता है कि इसकी आंतरिक संरचना में ठोस भी आते हैं, द्रव भी आते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी है इसके अंदर स्थिति, और गैसियस फॉर्म में भी है, ठीक है ना। तो जो पी वेव्स होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पी वेव्स के तरंगों की प्रवृत्ति क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंग जिनको ना समझ में आए उनको मैं बता दूं कि ये इसकी जो तरंग होती है पी वेव्स की, इसमें कणों के कंपन की दिशा के समांतर चलती हैं, उसी को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और पी वेव्स इसी के अनुरूप चलती है। अब बात करते हैं इसकी जो तीव्रता होती है वो कम होती है, ठीक है ना। ये देखिए हमने एरो बनाया है, डाउन एरो मतलब कम को दिखा रहा है, ठीक है, और जहां जहां अपर एरो होगा वहां पे अधिक को दिखाएगा, ठीक है ना, वहां पे अधिक दिखाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। पी वेव्स की तीव्रता कम होती है, इसका विस्तार कम होता है, मतलब कि इनकी तीव्रता कम होती है, पृथ्वी के अंदर ही होगी। और दूसरी बात कि इनका विस्तार कम क्षेत्रों में होता है, और इनके संचरण का माध्यम पी वेव्स की ठोस और तरल और गैस तीनों माध्यमों में होती है। अब बात करते हैं यस वेव्स की। यस वेव्स माने सेकेंडरी वेव्स, ठीक है ना। इसकी चाल पी वेव्स से कम होती है, मतलब जो सेकेंडरी वेव्स या यस वेव्स हैं इसकी चाल क्या होती है, पी वेव से कम होती है, और इसकी आवृत्ति मध्यम होती है। क्या होती है,
यस वेव्स की आवृत्ति मध्यम होती है। इसके संचरण का माध्यम सिर्फ और सिर्फ ठोस है। इस चीज को याद रखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो ठोस वाला स्तर होता है सिर्फ उसी में यस वेव्स संचरण करती हैं, ठीक है। और जैसे ये तरल माध्यम में या फिर गैस माध्यम में आएंगी तो ये विलुप्त हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ यस वेव्स ठोस माध्यम में ही संचरण करती हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रवृत्ति क्या होती है तरंगों की, तो वो अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगें लंबवत होती हैं। जैसा कि हमने अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में बताया कि कणों की दिशा और उसकी तरंग जो होती है वो समांतर चलती है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। और जो ट्रांसवर्स होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो कणों की दिशा और तरंगों के बीच के लंबवत होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है ना। और ये प्रकाश तरंगों की जैसी होती है, ठीक है। इनके संचरण की दिशा या संचरण माध्यम प्रकाश तरंगों जैसी होती है। इनका विस्तार मध्यम होता है, मतलब कि ना तो बहुत कम और ना बहुत ज्यादा। यस तरंगों का जो विस्तार है वो मध्यम होता है, लेकिन इसकी तीव्रता जो होती है, कंपन ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो पी वेव्स से अधिक होती है। इस चीज को आप याद रखिए। दूसरी बात करते हैं हम यल वेव्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यल वेव्स की जो खोज है या इसका नामकरण किसने किया था, तो वो एडवर्ड हफ-लव एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका नाम रखा था और इन्हीं के नाम पर यल वेव्स इसको नाम दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने खोज की थी, एडवर्ड हफ-लव। ये स्टैटिक में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात, इसकी जो चाल होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। इसकी चाल सबसे कम होती है, इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। और जिस तरंग की तीव्रता जितनी अधिक होगी वो उतना ही विनाशकारी होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, फिर ये उतनी ही विनाशकारी होंगी। अभी हमने आपको बताया इसकी आवृत्ति कम होगी। दूसरी बात, इसका विस्तार सबसे अधिक होता है। जो मेन पॉइंट है वो आप सुनिए, यल वेव्स का विस्तार अधिक होता है और ये जैसे पानी की तरंगे होती है ना वैसे चलती हैं। इसमें अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों गुण पाए जाते हैं, मतलब इसके तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है वो अनुदैर्घ्य भी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है। जैसे आप पानी को देखें ना, पानी में एक आप ढेला फेंक दीजिए, ठीक है ना। ढेला मतलब कोई भी एक कंकड़ फेंक दीजिए तो आप देखेंगे कि तरंगों की प्रवृत्ति पहले तो बहुत तेज होंगी और फिर दूर में जाके वो धीरे 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 समाप्त दिखाई देती है। सेम वैसे ही होती है। तो ये धरातलीय तरंगे होती हैं, यल वेव सतही तरंगे होती हैं। इनका विस्तार बहुत ज्यादा होता है, इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे विनाशकारी होती है, सबसे घातक सिद्ध होती है। और जो तुर्की और सीरिया में जो भीषण भूकंप आया है या कहीं भी जो भूकंप आता है सबसे ज्यादा यल वेव्स ही होती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो सिर्फ जो कंपन होता है, ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं वो यस और पी वेव्स हैं, लेकिन धरातल पर जो उत्पन्न होती हैं वो यल वेव्स हैं और इन्हीं के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ और जो थोड़ा बहुत बच गया। अब जान लीजिए कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, जो भी आप पढ़े हैं इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं वैश्विक विवरण में, ठीक है ना, कि वैश्विक विवरण में आप देखें कि भूकंप की तरंगें या भूकंप कैसे और कहां किन स्थितियों में आते हैं और उनका संबंध कैसा है, ठीक है ना। जैसे हम भूकंप प्रभावित क्षेत्र मतलब earthquake affected area या बेल्ट, ठीक है ना, मतलब भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, ठीक है ना। ये वैश्विक स्थिति में है, ये विश्व की स्थिति में हम देखेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या है। तो साथियों ये 3 टाइप्स में मेजरली इसको डिवाइड किया गया है। पहला है परिप्रशांत मेखला या परिप्रशांत पेटी, उसको बोलते हैं महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, महासागरीय पेटी, ठीक है ना। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है ना। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, क्या है, मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। और कुछ अन्य आते हैं और कुछ अन्य पेटियां हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीकन पेटी, पूर्वी अफ्रीकन पेटी, ठीक है ना, और हिंद महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, ठीक है ना।
ये 3 तो मुख्य हैं जिसमें डिवाइड किया गया है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में, 3 मुख्य हैं और 2 अन्य में आते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप, ठीक है ना, या सर्वाधिक भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आप इसके विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो ये कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल द्वीप ये जापान में है, ठीक है ना। जिस भाई बहन को हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि ये है कहाँ, हम मैप में आज जब इसके बाद क्लास लेंगे तो मैप में हम आपको इसको सारा वर्णन कुछ करा के दिखाएंगे, ठीक है ना। और पूर्वी द्वीप इसमें आते हैं, पूर्वी द्वीप आते हैं, जैसे कि पूर्वी द्वीप में आपका फिलीपींस हो गया, ठीक है ना। सब कुछ लिखना आसान नहीं है यहाँ पे क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। फिलीपींस हो गया, फिजी हो गया, ठीक है ना, टोंगा द्वीप हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है ना। सबको लिख नहीं सकते। और उसके बाद ये हो गया। दूसरी बात आता है कि जैसे इसमें अलास्का और चिली, और इसमें दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका में जैसे मध्य अमेरिका आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें पेरू आ जाएगा, इसमें चिली भी आता है, ठीक है, अलास्का आता है, ठीक है। ये सब इसके रेंज है, ठीक है, ये सब आते हैं। और मध्य महाद्वीपीय पेटी में लगभग 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। लगभग 21% भूकंप जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। और इसमें जो क्षेत्र है इसमें अपना नॉर्थ इंडिया भी आएगा, नॉर्थ इंडिया आता है, चाइना आता है, म्यांमार आएगा, ठीक है ना। इसमें टर्की भी आता है, टर्की, सीरिया, ईरान, ठीक है ना, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगीज उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। और फ्रांस, इटली, ठीक है ना, जर्मनी, ये सब आते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। और लगभग इसमें 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी में ये आपके नॉर्थ आइसलैंड, जो नॉर्थ आइसलैंड है वहां से लेके बोगोटा आइलैंड तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है ना। फिर पूर्वी अफ्रीकन पेटी, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक भ्रंशन एरिया है पूर्वी अफ्रीका में। जब आप देखेंगे तो पूर्वी अफ्रीका में पूर्व वाले हिस्से में जो हिंद महासागर के आसपास की जो पेटी है उसके आसपास, जैसे सोमालिया हुआ, इधर केन्या हुआ, युगांडा हुआ, नीचे जब आएंगे साउथ अफ्रीका तक हुआ, ये सब जो क्षेत्र है ये सब इसमें आते हैं पूर्वी अफ्रीका वाले बेल्ट में। हिंद महासागरीय पेटी आपको पता ही है कि इंडिया से नीचे और ऑस्ट्रेलिया के आसपास तक, और इधर अफ्रीका से सटा मेडागास्कर वगैरह जो द्वीप हैं इसी में आते हैं। ये वाला क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। आशा है आप सब अच्छे से इसको समझे होंगे। साथियों, आज की क्लास बस इतना ही। आगे फिर हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये सब हम आपको मैथ में बताएंगे, और जो कुछ भी आपके डाउट्स रह गए हों और जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपना बात कह सकते हैं और अच्छे से इत्मीनान से आप सुने होंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद हम जस्ट इन सब चीज़ों को मैप में दर्शाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है, बिना मैप के चल नहीं सकती, ठीक है ना। जो थ्योरेटिकल था, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड था, जो आपके एग्जाम के अनुसार, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर भूकंप टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। इसमें आपको हमने डीप एनालिसिस भी कराया और स्टैटिक क्वेश्चन भी हमने आपको बताया। तो जो भी हमारे भाई बहन, चाहे वो ग्रुप डी से लेके और ग्रुप बी तक, मतलब एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीडी, एसएससी, कांस्टेबल और टेट, सुपर टेट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, आरओ तक, जो भी ये क्वेश्चन हमने बताया सबके लिए ये यूजफुल होगा। तो इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अब इसमें जो पार्ट 2 आएगा वो मैपिंग का आएगा, ठीक है ना। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। साथियों, आपसे एक निवेदन है, हमारा चैनल जरूर नया है लेकिन हमने
आपको कभी भी नहीं देखा होगा कि हमने कंटेंट के साथ आपके साथ समझौता किया, कभी नहीं ऐसा होगा। जो भी आपको जानकारी दी जाएंगी सब अच्छी और वही जो सिर्फ आपके एग्जाम के अनुसार हो, ठीक है ना। तो जो भी हमारे भाई बहन है जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।